सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। डील और नो डील इसका टाइटल है। ये एक जियो पॉलिटिकल आर्टिकल है और लिखा हुआ है कैसे अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता है। ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, अमेरिका उसको कैसे रोक पाएगा। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बड़ा ही सिंपल सा है। आज का क्विज़ आपको दिखा रहा हूँ, 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो भी सीखोगे ग्रामर, वोकैब, स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ इस क्विज़ पे अप्लाई होगी। क्लास के लास्ट में सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई इसको दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे डील और नो डील। कह रहे डील होगी या नहीं होगी। नो डील मतलब नहीं होगी, डील मतलब होगी। बात किसकी हो रही है? ऑन यूएस ईरान डायरेक्ट टॉक्स ऑन न्यूक्लियर डील। अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत की बात हो रही है न्यूक्लियर डील के ऊपर। अब ये कौन सी डील है, कैसे होगी, इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, पता लगेगा। कह रहे द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक्स टू फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन द न्यूक्लियर डील। कह रहे अमेरिका को, यूएस को, जिसके आगे द भी लगता है, द यूएस, कह रहे अमेरिका और ईरान को शुरू कर देना चाहिए सीधी बातचीत को, ताकि एक कॉमन ग्राउंड को फाइंड कर सकें। अब ये कॉमन ग्राउंड क्या होता है? जिस पे दोनों पार्टियां बराबर हों, जिस चीज़ पे सबके सब लोग सहमत हों, अग्री करते हों। तो ऐसे कॉमन ग्राउंड को ढूंढने के लिए, अग्रीमेंट के पॉइंट्स को, न्यूक्लियर डील के ऊपर ईरान और यूएस को बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। सिंपल सा सेंटेंस है। यूएस और ईरान सब्जेक्ट है, शुड स्टार्ट इसकी वर्ब है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट मेन वर्ब है। यूएस के आगे द क्यों लगा है? चलो ये आज आप बताओगे। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, है ना। कुछ कंट्रीज अपने नाम के आगे द लेती हैं हमेशा, और जनरली वैसे जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द नहीं लगाते हैं। तो ईरान के आगे तो नहीं लगाया, लेकिन यूएस के आगे फिर भी द को लगाया हुआ। डालना कमेंट्स में। चलिए अब एक काम करेंगे, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन वाईटी योर इंग्लिश शूटर को। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको कवर करवाते हैं 1 साल में। उसी तरीके से एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, इसका फायदा भी सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। राइटिंग का कोर्स भी ऐप के ऊपर है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो। हजारों लोग कोर्सेज का फायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि हर आदमी इनको अफोर्ड कर सके। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। डाउनलोड द ऐप टुडे। शुरू में सारी वोकैब देख लो। रैंप अप, स्टम्बलिंग ब्लॉक, प्रॉस्पेक्ट, बेलिजरेंट, ये 4 पुराने वर्ड्स हैं। नया वर्ड आया पेन स्टेकिंग। रैंप अप का मतलब क्या होता है? आपके घर के बाहर रैंप होगा, रैंप समझते हो ना। तो रैंप करके किसी चीज़ को जब आप अप करते हो, मान लो एक रैंप बनाया, फिर उसके ऊपर एक रैंप बनाया, फिर उसके ऊपर एक रैंप बनाया। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप किसी चीज़ को ऊंचा करोगे, किसी चीज़ को लेवल अप करोगे। रैंप अप करने का मतलब ही होता है अपग्रेड करना, किसी चीज़ को धीमे धीमे इम्प्रूव करना। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स को स्पेंड कर रही हैं ताकि इम्प्रूव कर सकें, रैंप अप कर सकें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो रैंप से जोड़ लेना, रैंप बनाया, फिर रैंप बनाया, फिर रैंप बनाया, अप 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 करते गए, किसी चीज़ को ऊपर लाते गए। अब इसके सिनोनिम है अपग्रेड, लेवल अप, स्केल अप, स्टेप अप। तो स्टेप अप को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक। ऐसा ब्लॉक जिससे आप स्टम्बल कर जाएं। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। आप चल रहे हो, रास्ते में एक ब्लॉक यानी कि कोई चीज़ पड़ी है, कोई आर्टिकल पड़ा है, कोई चट्टान पड़ी है, पत्थर पड़ा है, और आपके पाँव में लगा और आप स्टम्बल करने लगे, तो ये बन जाएगा स्टम्बलिंग ब्लॉक। अब इसका मतलब क्या है? रास्ते का रोड़ा। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब रास्ते का रोड़ा। अब रास्ते के रोड़े के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। इम्पेडिमेंट, हर्डल, डेटरेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस एक बहुत ही एडवांस वर्ड है, रास्ते के रोड़े के लिए यूज़ होता है। आज बता रहा हूँ मैं, 1-2 बार आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये वर्ड ऐसे ही मिलेंगे आपको एग्जाम में, इसी तरह के, इनकम्बरेंस, है ना। स्टम्बलिंग ब्लॉक। करप्शन इज अ मेजर
स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। करप्शन सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है भारत के विकास की कहानी में। तो यहाँ पे मेजर इनकम्बरेंस या हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन या इम्पेडिमेंट भी आ सकता था। चलो आज आप इम्पेडिमेंट नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर अगला वर्ड है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, आउटलुक। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही जो संभावना है बहुत ही खराब रिसेशन की, ये रियल बन जाती है, सच बन जाती है। और आगे बढ़ते हैं बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू। लड़ाकू विमान होता है ना, हाईली एग्रेसिव। बेलिकोज बोल दो, होस्टाइल बोल दो, एंटागोनिस्टिक बोल दो, वायलेंट बोल दो, कंटेंशियस बोल दो। कंटेंशियस नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारा कंटेंशन हो, झगड़ा हो, गुस्सा हो, वो हो जाता है कंटेंशियस। अ कंटेंशियस या बेलिजरेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप्ड सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक लड़ाकू क्राउड ने, झुंड ने रोक लिया हजारों ट्रेन्स को एजिटेशन करते हुए, धरना करते हुए। ठीक है, बेलिजरेंट। लास्ट वर्ड है पेन स्टेकिंग। ऐसी चीज़ जिसमें पेन का स्टेक हो। स्टेक मतलब हिस्सा या दावा, और पेन मतलब दर्द। जिस काम में आप दावा करते हो कि आपको बड़ा दर्द हुआ है, उसको करते हुए वो काम हो जाएगा पेन स्टेकिंग। ऐसे इसको याद रखो। आ गई बात समझ में? जिस काम को करने में आपको पेन लेना पड़ा हो, वो काम बन जाएगा पेन स्टेकिंग। अब इसका मीनिंग भी वही है, समथिंग फुल ऑफ केयर एंड एफर्ट्स। बहुत ही एफर्ट, केयर और पेन के साथ किया गया काम। डाइवर्स मेड अ पेन स्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। जो गोताखोर थे, डाइवर्स थे, उन्होंने एक केयरफुल और फुल ऑफ केयर एफर्ट जो है उन्होंने सर्च किया। और किसके लिए? डिब्री के लिए, मलबे के लिए, क्रैश हुए जो है एयरक्राफ्ट के लिए। तो जो एयरक्राफ्ट का मलबा था उसको खोजने के लिए इन्होंने बहुत ही पेन लेकर के सर्च किया, पेन स्टेकिंग सर्च को किया। अब ये पेन स्टेकिंग, फुल ऑफ केयर एफर्ट के लिए वर्ड्स हमारे पास मेटिकुलस और पंक्टिलियस। इन दोनों का मतलब होता है बहुत ही डिटेल में जाके किसी काम को करना। जैसे मैं आपको ये वोकैब करवा रहा हूँ ना, मेटिकुलस या पंक्टिलियस वे में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ को हर एंगल से बताने की कोशिश। तो ये पेन स्टेकिंग लिए एक एडवर्ब होती है, इसी वर्ड की एडवर्ब फॉर्म है। चलो यही 5 वर्ड्स हैं। चलो समरी समझने की कोशिश करो। ईरान एक ऐसा कंट्री है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, और यूएस ने इसके साथ में एक डील की थी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मंसूबा छोड़ दो, उसके बदले आपको कुछ एड देंगे, कुछ पैसा देंगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के आधे रास्ते पे ईरान ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब ओबामा ने ये डील ईरान के साथ में की थी, लेकिन ओबामा के जाने के बाद ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया, और कोई रीज़न भी नहीं बताया। ट्रंप ने ये बोला कि ईरान पे विश्वास नहीं है मेरा, मुझे लगता है ये डील इसके साथ गलत हुई है। अब जब से ये डील टूटी है ना, ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अमेरिका ने ये डील तोड़ी थी कि ईरान के ऊपर डील तोड़ने के बाद सैंक्शन लगेंगे, और ईरान घुटने टेक करके अमेरिका के पास आएगा और फरियाद करेगा कि इस डील को फिर से चलाओ। लेकिन ईरान तो आया ही नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब कभी भी बन सकता है, बन के रेडी हो सकता है। अब ये सारी जिम्मेदारी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, कैसे भी करके इस डील को फिर से पैदा करे ताकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक सके। अगर मिस्टर बाइडेन ये नहीं रोक पाए तो आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकली एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। समझ में आ गई? बस यही कह रहा है, डायरेक्ट टॉक्स करो। अब एक दूसरे का इंतजार मत करो, तू मुझे फ़ोन कर, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ, ऐसा नहीं, सीधे जाके बात करो। आज की समरी आपको मैंने दे दी है। आज की टोन है सजेस्टिंग, सजेस्ट कर रहा है क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है रिवाइविंग द ईरान न्यूक्लियर डील वॉज अ कैंपेन प्रॉमिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। कह रहा है जो रिवाइव करने का काम था, रिवाइव करना मतलब फिर से जिंदा करना, किसी चीज़ में जान फूंकना। कह रहा है फिर से जिंदा करने का जो काम था ईरान न्यूक्लियर डील को, वो एक कैंपेन प्रॉमिस था। कैंपेन प्रॉमिस क्या होता है? आपके चुनावी अभियान का वादा था। और किसके? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के। तो अमेरिका ने अपने चुनावी अभियान में यही बोला था कि एक तो मैं ये करूँगा, दूसरा मैं ये करूँगा, और तीसरा मैं ईरान की न्यूक्लियर डील को भी सही करके आपको दिखाऊंगा। है ना, वादों में से एक वादा ये भी था। रिवाइविंग का सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट बनाया गया है जीरंड को, और जीरंड की वर्ब कैसी होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, चलो। In the White House, Mr. Biden appointed a special envoy for Iran, starting indirect negotiation with the country and direct talks with other signatories of 2015 agreement to meet this objective. अब कह रहे
बाइडन ने वादा किया था, फिर जीतने के बाद क्या हुआ, बाइडन ने क्या किया? कह रहे जीतने के बाद व्हाइट हाउस में बाइडन साहब ने अपॉइंट कर दिया, और किसको? एक स्पेशल एनवॉय को ईरान के लिए। स्पेशल एनवॉय क्या होता है जी? एक खास राजदूत। एनवॉय का मतलब होता है राजदूत, तो खास राजदूत को अपॉइंट किया था। कह रहा और कैसे किया था? स्टार्ट करते हुए अप्रत्यक्ष वार्ता को, इनडायरेक्ट निगोशिएशन को, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, और किसके साथ? इस कंट्री के साथ, ईरान के साथ। और डायरेक्ट टॉक्स को दूसरे सिग्नेटरीज के साथ। सिग्नेटरीज कौन है? जिन्होंने साइन किया था। और किस पे साइन किया था? वो हुआ था 2015 की अग्रीमेंट पे, 2015 की न्यूक्लियर डील पे, इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए बाइडन ने यह भी करके दिखाया है, एक स्पेशल राजदूत इस पूरे काम के लिए नियुक्त किया गया है। अब ये राजदूत जो ना इनडायरेक्ट बात करता है, जो है ईरान से सीधे सीधे बात नहीं करता है, और जो न्यूक्लियर डील में दूसरे लोग थे साइन करने वाले, जैसे कि इजराइल है, उनसे डायरेक्ट बात करता है। बाइडन की वो अपॉइंटेड एनवॉय, आप समझ गए हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट या एम्बेसडर, है ना, राजदूत। स्टार्टिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब बाइडन ने इनको अपॉइंट किया था तब वो स्टार्ट भी कर रहे थे इनडायरेक्ट नेगोशिएशन को। समझ गए ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया गया दूसरे काम को। सिग्नेटरीज का मतलब होता है जो लोग साइन करते हैं किसी, जो है दस्तखत, मतलब समझ गए ना, किसी दस्तावेज पे, किसी भी एग्रीमेंट पे, सिग्नेटरीज। आगे कह रहा है बट ऑलमोस्ट 1.5 years लेटर देयर हैज स्टिल बीन नो ब्रेक थ्रू इन वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इशू ही फेसेस इन वेस्ट एशिया। कह रहे लेकिन बट ऑलमोस्ट, एक और डेढ़, 1.5 मतलब डेढ़ सालों के बाद में भी अभी भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। ब्रेक थ्रू क्या होता है भाई? बड़ी ही कामयाबी। तो कह रहा है 1.5 साल बाद भी कोई ब्रेक थ्रू, कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई है। आज तक के सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इश्यूज़ में वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज़, कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़े भरा, और वो इश्यूज़ जिनको बाइडन फेस करता है वेस्ट एशिया के अंदर। तो वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा चैलेंज इसका यही है बाइडन का, ईरान को कैसे न्यूक्लियर डील पे लाया जाए, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ब्रेक थ्रू की वर्ब है हैज़ बिन, सब्जेक्ट देर से, देखो देर से क्लोज शुरू हुआ है ना, तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। ब्रेक थ्रू का मतलब आपको बता दिया, स्पेशल अचीवमेंट, बड़ी कामयाबी। ही की वर्ब है फेसिस, ही आया बाइडन के लिए। कंटेंशियस का मतलब होता है बेलिजरेंट, बेलिकोज, झगड़े भरा, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, याद है ना सारे सिनोनिम। किसी चीज़ में जिसमें कंट्रोवर्सी हो वो कहलाती है कंटेंशियस। वन ऑफ के बाद में जब भी नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा, इसलिए कंटेंशियस इश्यूज लिखा है, याद रख लेना, वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा, नया है, एक बार में समझ आ जाएगा। 1.5 को ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 के साथ में कोई भी फ्रैक्शन आ जाए। फ्रैक्शन क्या होता है? हाफ है, क्वार्टर है, 3 क्वार्टर्स है, 3/4 क्वार्टर्स है। कोई भी फ्रैक्शन एक के साथ में आ जाए तो आपको यूज़ करना है प्लूरल नाउन को। समझ में आ गई बात? 1 के साथ में हाफ, क्वार्टर जब भी आप देखो तो आपको प्लूरल नाउन को यूज़ करना है। अब इसका रीज़न भी बता देता हूँ आपको। देखो कोई चीज़ एक होती है तो अपने सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हैं, और इसीलिए 1 को देख करके अक्सर लोग सिंगुलर नाउन्स को यूज़ कर बैठते हैं। लेकिन मान लो 1.5 आ गया, अब वो चीज़ एक नहीं बची है, एक से ज़्यादा हो चुकी है, 1.5 हो चुकी है, 2 नहीं हुई है, पर 1.5 तो हो चुकी है ना। तो एक से ज़्यादा होते ही सिंगुलर से प्लूरल नाउन को बनाना पड़ता है। बस ये इसका जो है ना लॉजिक है। दे वर वेटिंग फॉर 1.5 आवर, वो इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे 1.5 घंटे से। तो 1.5 आवर नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे? 1.5 को आप मानोगे 1.5, एक से ज़्यादा, और आप यहाँ लिखोगे आवर्स। बस यही कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से 1.25 पाउंड ऑफ गोल्ड वॉज कॉट बीइंग स्मगल्ड, 1.25 पाउंड जो था गोल्ड का वो पकड़ा गया था स्मगल होते हुए। अब देखो कितना, 1.25 पाउंड, 1 पाउंड से ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे पाउंड नहीं, यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए पाउंड्स ऑफ गोल्ड। एक कॉमन मिस्टेक और होती है, जब फ्रैक्शन आए, जैसे हाफ आया, क्वार्टर आया, तो उसके पहले अ जरूर लगाएं। ये 1 हाफ है, ये 1 क्वार्टर है, समझ में आ गई बात? तो इसके पहले अ लगा के आप जरूर से बताएं 1.25 एंड 1.5। चलो ये कॉन्सेप्ट आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कॉन्सेप्ट, 1-2 बार और करोगे ना, कुछ क्वेश्चंस और करोगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। कह रहा मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स इन वियना मेड प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग द डील बैक ऑन ट्रैक विच हैड सॉट टू स्कटल
ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस। कह रहे कई सारे राउंड्स जो हैं बातचीत के वियना में और हो चुके हैं, मेड प्रोग्रेस कर चुके हैं। और किस काम में भाई प्रोग्रेस हुई है? ब्रिंग करने में डील को बैक, लाने में इस डील को फिर से वापस। और किस पे वापस? ऑन ट्रैक, अपने ट्रैक पे। तो कई राउंड्स की बातचीत वियना में, ऑस्ट्रिया में हो चुकी है ताकि इस डील को फिर से पटरी पे लाया जाए जिसको डोनाल्ड ट्रंप तोड़ के चले गए थे। कह रहा है ये वो वाले टॉक्स हैं, वो सारी बातचीत है जिन्होंने कोशिश की थी इस डील की, है ना। वो कोशिश थी कि स्कटल किया जाए, डुबोया जाए। स्कटल का मतलब होता है किसी चीज़ को फेल करना, किसी चीज़ को डुबोना। ये सब के सब जो डील जो थी इसलिए थी कि ताकि डुबोया जा सके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और किसके बदले? इन रिटर्न फॉर, बदले में हटा देने के इंटरनेशनल सैंक्शंस को। तो ये पूरी डील इसी बात पे है कि आपसे डील हम ये कर रहे हैं कि आप बम बनाना बंद कर दो, आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे इंटरनेशनल, थोड़ा पैसा भी आपको देंगे, बस बम मत बनाओ आप। समझ गए ना? तो ये डील है पूरी की पूरी। राउंड्स की वर्ब है मेक प्रोग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ में डेवलपमेंट होना, विकास होना, आगे बढ़ना। विच की वर्ब है हेड सोच, विच आया है डील के लिए, जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ होने वाली है। स्कटल का मतलब होता है किसी चीज़ को सबमर्ज करना, सिंक करना। आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हो और मैं आपकी कोशिशों को स्कटल कर रहा हूँ, तो मतलब मैं, समझ गए ना, सारे काम को डुबो रहा हूँ, काम पे पानी जो है फेर रहा हूँ। इन रिटर्न फॉर का मतलब होता है बदले में। कह रहे बट द टॉक्स collapsed earlier this year as the Biden administration reportedly refused to remove the terrorist designation of IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, a critical arm of Iran's armed forces। कह रहे लेकिन ये बातचीत कोलैप्स हो गई मल्टीपल राउंड्स की जो वीना में होती थी। सारी बातचीत ढह गई इस साल की शुरुआत में, जैसे ही बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने कथित तौर पे रिपोर्टेडली, ऐसा रिपोर्ट होता है कथित तौर पे, रिपोर्टेडली मना कर दिया कि वो रिमूव करेंगे। और किस चीज़ को? इस IRGC को, इसके टेररिस्ट डेजिग्नेशन को, इसके आतंकवादी होने के, समझ गए ना, डेजिग्नेशन को। और ये IRGC क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म है, हिस्सा है, बाजू है ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की, ईरान की फौजों की। बाइडन का ये कह देना कि ईरान की जो फोर्सेस हैं उसकी एक आर्म को हम टेररिस्ट बना के रखेंगे, टेररिस्ट मानते रहेंगे, इस बात ने सारी टॉक्स को कोलैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। टॉक्स की वर्ब है कोलैप्स्ड, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है रिफ्यूज्ड। रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है। जो भी आपको कोई कॉप्स मिले, कोई कमांडिंग जो है यूनिट मिले, कोई भी ग्रुप मिले, कहने का मतलब ये, जैसे क्वाड है, तालिबान है, IRGC है, इनके आगे आप हमेशा द को देखेंगे। द को प्लूरलिटी के साथ में ज़रूर अटैच किया जाता है। कह रहे लास्ट वीक कतर विच होस्टेड द US तालिबान टॉक्स दैट लेड टू February 2020 agreement between Afghan Sunni fundamentalist insurgency and the Trump administration held indirect talks between the US and Iran। अब कह रहे पिछले हफ्ते फिर कुछ हुआ। पिछले ही हफ्ते कतर जो है ना, जिसने होस्ट किया था US और तालिबान की टॉक्स को भी, और वो वाली बातचीत जो लीड टू कर गई हमें फरवरी 2020 में हुए उस समझौते की तरफ। और कौन सा समझौता था? जो बिटवीन था इन दोनों के, एक तो अफगान सुन्नी फंडामेंटलिस्ट इंसर्जेंसी के और दूसरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। ये अफगान सुन्नी ये क्या है भाई? अफगान में जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट रहते हैं और जो वो इंसर्जेंसी करते हैं, बार बार वहाँ पे गोलीबारी करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ये फंडामेंटलिस्ट की इंसर्जेंसी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बातचीत करवाई थी कतर ने। कह रहा है इसी कतर ने ना पिछले हफ्ते फिर कुछ काम किया, इसने रखा, ऑर्गेनाइज किया इनडायरेक्ट टॉक्स को अमेरिका और ईरान के बीच में। आ गई बात समझ में? तो कतर की वर्ब है हेल्ड, कतर के लिए आया है विच की वर्ब है होस्टेड। दैट आया है टॉक्स के लिए, वो वाली टॉक्स हैं जो लीड टू कर गई, वर्ब है इसकी लीड टू। समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर समझो सेंटेंस की, तभी सेंटेंस आप पकड़ पाओगे। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ लो, बाकी स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में बैठ जाती है। ये कलरिंग जो मैं इसीलिए देता हूँ, इसको फॉलो किया करो। कह रहा है हाउएवर एज मिस्टर बाइडन प्रिपेयर्स फॉर हिज फर्स्ट वेस्ट एशिया टूर एज US प्रेसिडेंट लेटर दिस मंथ, अ डील इज स्टिल इल्यूसिव। कह रहा है हालांकि जो मिस्टर बाइडन है, जैसे ही वो प्रिपेयर करते हैं, एज ही प्रिपेयर्स, और किसके लिए? अपने पहले वेस्ट एशिया टूर के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पे, इसी महीने के आखिर में, लेटर दिस मंथ। कह रहा है जैसे ये काम होता है ना,
ये डील जो है, डील ये न्यूक्लियर वाली, ये अभी भी इल्यूसिव है, अभी भी पहुंच से बाहर है, पकड़ से बाहर है। इल्यूसिव का मतलब है जिसको पकड़ ही ना पाओ, जो आपके हाथ से फिसलती जाए, जैसे रेत फिसलती है ना हाथ से, तो ये डील भी रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही है। बाइडन की वर्ब है प्रिपेयर्स, डील की वर्ब है इज। वेस्ट एशिया एक जोग्राफिकल लोकेशन है। जोग्राफिकल लोकेशंस अपने आगे कभी भी द को नहीं लेंगी, कुछ खास केसेस को छोड़ के। जैसे अमेरिका है, अपने आगे द लेता है, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, यूके, यूएई, जिनमें यूनाइटेड आ गया या पीछे किसी कंट्री के नाम के एस आ गया, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, बहामास, उनके आगे आपको द लगाना है, अदरवाइज द को नहीं लगाना है। कह रहा वाइल ईरान सेज द दोहा टॉक्स वर पॉजिटिव, यूएस ऑफिशियल से द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रिवाइविंग द एग्रीमेंट आर नाउ वर्स। कह रहा अब इन टॉक्स की बात करें जो कतर ने करवाई थी दोहा में, अपनी कैपिटल में, जहां पे ईरान कह रहा है कि कतर की जो टॉक्स हैं, दोहा की टॉक्स, बड़ी ही सकारात्मक या पॉजिटिव रही हैं। वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो संभावनाएं हैं, जो लाइकलीहुड्स हैं रिवाइव करने के न्यूक्लियर डील को, अग्रीमेंट को, अब वो वर्स हैं, पहले से भी खराब है। अमेरिका कहता है कि पहले तो हो भी सकती थी, इस बातचीत के बाद तो हमें लगता है कि अब बिल्कुल भी ना हो पाएगी। ईरान की वर्ब है सेज, दोहा की वर्ब है, दोहा टॉक्स की वर्ब है वर, यूएस ऑफिशियल्स की वर्ब है से, प्रॉस्पेक्ट्स की वर्ब है आर। चलो, सरकारी ऑफिशियल्स के लिए एक बहुत ही एडवांस वर्ड हम यूज़ करते हैं, कई बार आर्टिकल में पढ़ते हैं। कितने लोगों को याद है ज़रूर से बताना, ठीक है? मैं डाल दूंगा नीचे कमेंट्स में, लास्ट में आप भी चेक कर लेना कितने लोगों को आता है, ज़रूर से बताना। सरकारी ऑफिशियल्स के लिए कह रहे दैट दे स्टे एंगेज्ड इन टॉक्स shows that both sides are still keen on a solution but they face structural impediments। कह रहे दैट, ये बात की, कौन सी बात? वो ये बात की वो अभी भी इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं दोनों कंट्रीज बातचीत में। कह रहे ये बात ही अपने आप में दिखाती है, शो करती है, दैट शोज। क्या शो करती है? दैट वो ये कि दोनों साइड्स अभी भी कीन ऑन हैं, उतारू हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं, बेंट या ईगर हैं, और किसके लिए? एक सोल्यूशन को पाने के लिए, समाधान को निकालने के लिए। कह रहे लेकिन वो फेस कर रही हैं, सामना कर रही हैं स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स को, बुनियादी रास्ते की रुकावटों को। स्ट्रक्चरल मतलब बुनियादी, इम्पेडिमेंट मतलब रास्ते की रुकावटें, इनकम्प्रेंस, स्टम्बलिंग ब्लॉक, है ना, ये देख चुके वर्ड आप। समझ में आ गया सेंटेंस? दैट की वर्ब है शोज, दे की वर्ब है स्टे, बोथ साइड्स की वर्ब है आर स्टिल कीन ऑन, ठीक है? आर इसकी वर्ब है बोथ साइड्स की। कीन ऑन वास्तव में एक एडजेक्टिव होता है, इसको वर्ब मत माने। कीन ऑन, बेंट ऑन या ईगर टू, किसी काम को करने के लिए उतारू या तत्पर होना। दे की वर्ब है फेस, इम्पेडिमेंट मतलब रास्ते का रोड़ा। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ, अब इसकी सोल्यूशन देगा। कह रहा है टू बी श्योर द करंट मेस वॉज क्रिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। कह रहा है एक चीज़ समझ लेना, टू बी श्योर, इस चीज़ पे श्योर रहना, इसमें कोई आप जो है ना किंतु परंतु मत रखना। कौन सी चीज़ को? कि जो करंट मैस है ना, जो भी रायता फैला हुआ है, मैस का मतलब होता है रायता फैला हुआ, जो आप देख रहे हो ना, सारी जो समस्या है, जो उलझन है, मैस है, ये क्रिएट की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। समझ में आ गई बात? मैस की वर्ब है वॉज क्रिएटेड, पैसिव वॉइस में। कह रहे द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हसन रूहानी प्रेसिडेंसी अलॉन्ग विद अदर वर्ल्ड पावर्स हैड engaged in painstaking negotiations to reach the 2015 agreement, which practically cut off Iran's path towards building nuclear capabilities। कह रहा है जो ओबामा का प्रशासन था और हसन रूहानी की जो प्रेसिडेंसी थी ईरान के सुप्रीम कमांडर की, कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर के, और किसके साथ में? दुनिया की कई वर्ल्ड पावर्स के साथ में। कह रहे हैं इन्होंने मिलकर इंगेज किया था, मिलकर के काम में लगे थे, और किस में? पेन स्टेकिंग निगोशिएशंस में, ऐसी डिस्कशंस में, निगोशिएशन में जिसमें बड़ा ही पेन लगा, जो बड़ी कड़ी मेहनत से की गई थी, फुल ऑफ केयर एंड एफर्ट थी। और ये क्यों हुआ था भाई? ये सारा काम हुआ था रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए 2015 में एक एग्रीमेंट के ऊपर। और कौन सा एग्रीमेंट है ये? ये है ईरान न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट, जो कि प्रैक्टिकली कट ऑफ करता है, काट देता है रास्ते में ही ईरान के रास्ते को, और कहाँ पे? टूवर्ड्स न्यूक्लियर, जो है बिल्डिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने की तरफ। तो ये था ये पूरा का पूरा डील। इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने खूब बातचीत की, और फिर एक डील हुई लास्ट में कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा और अमेरिका से उसको मदद मिलेगी, इसी बहाने ईरान अपना बॉम्ब नहीं बनाएगा। इन दोनों की वर्ब है हैड engaged, विच की वर्ब है कट ऑफ, विच आया एग्रीमेंट के लिए। कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रास्ते में ही रोक देना। अब ये कट ऑफ जो है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कट कट कट, पुट पुट पुट, याद है कि नहीं?
तो ये वो वाली वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है ना, तो कट ऑफ में कट यहाँ पे V2 है। आगे बढ़ो। कह रहा ईरान वॉज fully compliant with the agreement's terms when President Trump unilaterally pulled the US out of the agreement। कह रहा है ये जो डील हुई थी ओबामा के साथ, ईरान जो है ना पूरी तरीके से कंप्लाइंट विद था इस अग्रीमेंट की टर्म्स के साथ। कंप्लाइंट विद का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट टू। ईरान पूरे तरीके से फॉलो कर रहा था जो भी टर्म्स इसके पास डील में इसको मिली थी। और कब? जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा तरीके से यूनिलेटरी अपनी तरफ से ही पुल कर लिया, बाहर खींच लिया अमेरिका को। और किससे? इस अग्रीमेंट से। तो ट्रंप ने बोला कि ये जो पिछला अग्रीमेंट हमारी सरकार करके गई थी ओबामा की, मुझे इस पे विश्वास नहीं है, मुझे ईरान पे भी विश्वास नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये डील गलत हुई है। ईरान भले ही इस डील को मानता हो, लेकिन हम अमेरिका वाले इस डील से बाहर निकलना चाहते हैं। ईरान की वर्ब है वॉज, ट्रंप की वर्ब है पुल्ड। कंप्लाइंट विद होना किसी चीज़ के लिए, ओबीडियंट होना। कंप्लाइंट विद या ओबीडियंट टू एक ही बात है। यूनिलेटरी मतलब एक तरफा तरीके से, आपने दूसरी पार्टी से कुछ पूछा ही नहीं, अपने आप ही बोल दिया कि ये डील खत्म हो रही है, तो ये आपने यूनिलेटरल काम किया है, वन साइडेड काम है। अब देखो वन साइडेड के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश में। जैसे एक मैच है, एक तगड़ी टीम है, एक कमज़ोर टीम है, आपने मैच को देख करके बोला यार ये मैच तो एक तरफा हो गया है बिल्कुल, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में, इसको याद रखें, लोप साइडेड। लोप साइडेड। आज के क्विज में इस वर्ड को पूछूंगा, एक तरफा किसी चीज़ के लिए किस वर्ड को यूज़ करते हैं, वन वर्ड को। बढ़े आगे। कह रहा ही हैड होप्ड दैट ईरान अंडर इकोनॉमिक प्रेशर वुड रीनिगोशिएट द एग्रीमेंट। तो ट्रंप ने ये सोचा था कि ईरान जो है मैं ऐसा करूंगा तो घुटने टेक देगा। ट्रंप ने ऐसी आशा की थी, उसको उम्मीद थी कि ईरान जो है इकोनॉमिक प्रेशर के नीचे फिर से रीनिगोशिएट करेगा इस एग्रीमेंट को, फिर से वापस आएगा अमेरिका के पास। ही की वर्ब है हैड होप्ड, ईरान की वर्ब है वुड, जो है वुड रीनिगोशिएट। रीनिगोशिएट मतलब फिर से डिस्कशन करना किसी चीज़ के ऊपर। कह रहा इंस्टेड ईरान बिगेन एनरिचिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम टू ए हायर प्योरिटी एंड डेवलपिंग एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस besides strengthening its military presence in the region through its proxies। लेकिन बजाय इसके ईरान ने शुरू कर दिया एनरिच करना और ज़्यादा प्योर बनाना बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ यूरेनियम की हायर प्योरिटी की तरफ। एनरिचिंग द यूरेनियम का मतलब है आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को प्योर बना रहे हो, तो बजाय इसके ईरान ने इस काम को शुरू कर दिया। और शुरू कर दिया इसने डेवलप करना एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस को। सेंट्रीफ्यूजेस ऐसे समझ लो ना आप, एक ऐसे ही टरबाइन है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना जहाँ से शुरू होता है। तो एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस की स्टेज पे ईरान पहुँच चुका है। अब ये स्टेज जैसे ही खत्म होगी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू कर देगा। तो ऐसा करना शुरू कर दिया ईरान ने बदले में। अब कह रहे ये सब चीज़ें हो रही हैं बिसाइड, साथ ही साथ स्ट्रेंथन करने के, मजबूत बनाने के अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को इस पूरे रीजन में अपने प्रॉक्सीज के जरिए। प्रॉक्सी का मतलब होता है टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको ईरान सपोर्ट करता है पर्दे के पीछे से। समझ गए ना? प्रॉक्सी वो ग्रुप्स हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं लेकिन सपोर्टेड होते हैं किसी स्टेट के द्वारा। ईरान की वर्ब है बिगेन। ईरान ने दो काम शुरू किए, एनरिचिंग एंड डेवलपिंग, दोनों की वर्ब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताया गया है। बिगिन नाम की वर्ब अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ले लेती है। बिसाइड्स के बाद में स्ट्रेंडिंग लगा हुआ है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का काम कर रही है। प्रॉक्सी आपको मैंने बता दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। कह रहा मिस्टर बाइडन लाइक मिस्टर ओबामा also sees a negotiated agreement as the best way to limit Iran's nuclear program। कह रहा बाइडन साहब जो हैं बिल्कुल ओबामा की तरह ही देखते हैं एक निगोशिएट किए हुए एग्रीमेंट को सबसे अच्छे तरीके के तौर पे जो है लिमिट करने का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो बाइडन और ओबामा का दिमाग बिल्कुल एक जैसा है इस मामले में। बाइडन की वर्ब है सीज, निगोशिएटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो एग्रीमेंट जिस पर निगोशिएशन हुई है। कह रहा बट ही इज फेसिंग pressure from America's allies in West Asia, especially Israel, to include Iran's weapons program in the ambit of a fresh agreement। कह रहे लेकिन वो फेस कर रहे हैं बाइडन साहब प्रेशर को अमेरिका के अलाइज से, अमेरिका के दोस्तों से जो है वेस्ट एशिया के अंदर, जिसमें खास करके इजराइल। और क्या प्रेशर है कि इंक्लूड करें ईरान के वेपन्स प्रोग्राम को इस एम्बिट में, इस दायरे में जो है एक फ्रेश एग्रीमेंट के। इजराइल क्या बोलता है,
अब के जब एग्रीमेंट करो आप इससे, तो सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, इसके जो दूसरे वेपन प्रोग्राम है ना उसको भी एग्रीमेंट में डलवा लो। ईरान कोई मिसाइल भी नहीं बनाएगा, ईरान कोई रॉकेट भी नहीं बनाएगा, ईरान एयरक्राफ्ट भी नहीं बनाएगा, तोप भी नहीं बनाएगा। तो ऐसा प्रेशर बाइडन फेस कर रहा है इसराइल की तरफ से। इसराइल बोलता है ये सब चीज़ें इस जो है ना एग्रीमेंट में डाल दो। इसराइल को ईरान से सबसे बड़ा खतरा है, तो इसराइल चाहता है ईरान के पास कोई भी वेपन्स ना हो। ही की वो है इज फेसिंग। कह रहा है ईरान इज स्ट्रांगली रजिस्टिंग एनी अटेम्प्ट टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट। और कह रहा है ईरान जो है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से रजिस्ट कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है किसी भी कोशिश को जो है दायरे को, स्कोप को एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की इस एग्रीमेंट के। ईरान बोलता है अब न्यूक्लियर बात की बात करो, है ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम था तो न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप हमारे वेपन प्रोग्राम को इस डील के अंदर नहीं डाल सकते। इजराइल के कहने पे ईरान की वो है इज रजिस्टिंग, रजिस्ट करना, किसी चीज़ को रिपेल करना, अपोज करना, प्रतिरोध करना। कह रहा है एज निगोशिएशंस गो ऑन Israel has stepped up its shadow war with the Islamic Republic, targeting its military and nuclear personnel and weapons facilities. कह रहे जैसे जैसे बातचीत चल रही है इसराइल जो है इसमें रोड़े अटका रहा है। इसराइल ने स्टेप अप कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, लेवल अप कर दिया है इसकी शेडो वॉर को। शेडो वॉर का मतलब है परछाई में रह के वॉर करना, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करना। और शेडो वॉर है इस इस्लामिक रिपब्लिक के साथ, ईरान के साथ। और ये कैसे किया इसराइल ने? टारगेट करते हुए इसके ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर पर्सनल को, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं मिलिट्री में और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में और वेपन फैसिलिटीज़ को। तो बार बार इसराइल इन पे कभी साइबर अटैक करेगा, कभी इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से इसराइल जो है शेडो वॉर को कर रहा है। निगोशिएशंस की वर्ब है गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू होना। इसराइल की वर्ब है हैज़ स्टेप्ड अप, स्टेप अप, रैंप अप, लेवल अप, स्केल अप, अपग्रेड, किसी चीज़ को ऊपर लेकर के आना, एक दर्जा, दो दर्जा। टारगेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये स्टेप अप कर रहा था तब ये टारगेट भी कर रहा था, निशाना भी बना रहा था। अब इस वर्ड को देख लो, पर्सनल को। एक है ऊपर वाला पर्सनल, ये वाला, ठीक है, और दूसरा है नीचे वाला पर्सनल, ये वाला। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स हैं। कैसे डिफरेंट है? देखो, ये पर्सनल जो है ना इसका मतलब होता है निजी, जो आपके, समझ गए ना, आपसे रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल बातचीत हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। और ये जो पर्सनल है इसका मतलब होता है स्टाफ, कर्मचारी। जैसे किसी दुकान में, किसी ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं वो कहलाएंगे उस दुकान के पर्सनल। जैसे पुलिस पर्सनल है ना, ये भी पुलिस के स्टाफ हैं। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। इनमें स्पेलिंग में भी और मीनिंग में भी फ़र्क होता है। चलो, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। कह रहा व्हाट, कह रहा दिस इज़ अ डेंजरस स्लोप। अब ये जो चीज़ है ना ये अपने आप में एक बहुत ही खतरे भरी ढलान है। इस ढलान से अगर चीज़ें फिसली तो बड़ा खतरा रहने वाला है। व्हाट द वर्ल्ड वांट्स नाउ at a time when it is struggling with the after effects of Russia's illegal invasion of Ukraine is not another open conflict. कह रहे जो दुनिया चाहती है, what the world wants, जो चीज़ दुनिया चाहती है, और वो क्या चाहती है? अब ऐसे एक वक्त पे एट ए टाइम जब पूरी दुनिया स्ट्रगल विद कर रही है, बहुत ही जूझ रही है आफ्टर इफेक्ट्स के साथ में, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के साथ में, जो है रशिया के इलीगल इन्वेजन के यूक्रेन के अंदर। कह रहे जो दुनिया चाहती है ना वो है इस ना एक दूसरा ओपन कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरी खुली वॉर। दुनिया चाहती है कि एक और वॉर ना हो जाए, ओपन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए रशिया यूक्रेन का, जो ऑलरेडी हम उससे पहले ही जूझना पड़ रहा है। व्हाट द वर्ड वांट्स की पूरे फ्रेज की वर्ब है इज, समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाट द वर्ड वांट्स इस पूरे फ्रेज की वर्ब बनेगी इज। नाउन क्लोज है, नाउन इसकी वर्ब सिंगुलर है। वर्ड की वर्ब है वांट्स, इट की वर्ब है इज स्ट्रगलिंग। कह रहा द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट direct negotiations to overcome differences and find common ground on the deal before it is too late. अमेरिका और ईरान को शुरू कर देना चाहिए सीधी बातचीत को, ताकि ओवरकम कर सकें। ओवरकम का मतलब होता है डिफीट करना, किसी चीज़ को पार पाना। तो अमेरिका और ईरान जो है डायरेक्ट बातचीत करें ताकि वो डिफीट कर सकें आपसी डिफरेंसेस को, आपसी फासलों को, और एक फाइंड कर सकें कॉमन ग्राउंड को, ऐसे ग्राउंड को जहाँ पे दोनों सहमत हों। और किस पे? इस डील पे। और कब? इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, बिफोर इट इज़ टू लेट। एक बार अगर बॉम्ब बन गया ना ईरान से तो फिर आप न्यूक्लियर जो है नॉर्थ कोरिया जैसा है वैसे ही आप ईरान भी देखने लगोगे, सारी दुनिया को धमकाने वाला, अमेरिका को धमका करके अमेरिका से पैसे लेने वाला। तो इससे पहले देरी हो जाए, अमेरिका को कुछ करना चाहिए। दोनों की वर्ब है शुड स्टार्ट, इट की वर्ब है इज। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ को फतह करना, डिफीट करना। डिफरेंस का मतलब होता है
डिसिमिलरिटी, सॉरी इस ये ऊपर वाले देखो, डिफरेंस दो तरह के वर्ड्स हैं। एक तो है डिफरेंस डी आई से, डी आई डबल एफ, एक है डी ई सिंगल एफ। ये जो ऊपर वाला डिफरेंस है इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या डिसिमिलरिटी, सिमिलैरिटी। अगर अपने बीच में डिसएग्रीमेंट है तो वो भी डिफरेंस है, और अपने बीच में किसी चीज़ को लेकर डिसिमिलरिटी है, आप किसी और तरीके से काम करते हो, मैं किसी और तरीके से, है ना, एक जैसे नहीं है तो भी वो डिफरेंस है। लेकिन जो नीचे वाला डिफरेंस है ना, इसका मतलब होता है आपकी रिस्पेक्ट। आ गई बात समझ में? किसी के लिए आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट कहलाती है डिफरेंस। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करना है। चलो यहीं पे रैप अप करेंगे सेशन को। आ जाओ क्विज पे अपने। आज का आर्टिकल बहुत इजी था, थोड़ी बहुत वोकैब आई है, ज़्यादा ग्रामर भी नहीं है। क्विज भी बड़ा आसान लगेगा आपको। समथिंग विच इज़ वन साइडेड, इसके लिए क्या वन वर्ड लगेगा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्कटल लगेगा, मल्टीलेटरल, लॉप साइडेड या बायलेटरल। इसमें आपको दो एरर्स ढूंढनी है। एक मिलेगी आपको डिफरेंस नाम के वर्ड में, जो अभी अभी मैंने आपको करवाया है, और दूसरी मिलेगी 1 1/4 नाम के इस फ्रेज के अंदर। तो दो कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं मैंने, दोनों में ही आपको एरर मिलेगी। फिर आपसे पूछा स्टम्बलिंग ब्लॉक के लिए कौन सा सिनोनिम हो सकता है। ये डिफरेंस हो सकता है, इनकम्बरेंस हो सकता है, या हिंड्रेंस हो सकता है, इम्पेडिमेंट हो सकता है। तो अगर आपको आंसर दिखे तो वो आंसर है, नहीं दिखे, अगर एक से ज़्यादा आंसर दिख रहे हो तो डी आपका आंसर बन जाएगा, है ना। मान लो आपको लगे सर डिफरेंस भी है और इनकम्बरेंस भी है, तो डी आपका आंसर बन जाएगा। फिफ्थ में आपसे पूछा है पर्सनल और पर्सनल, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, सही स्पेलिंग को खोजो और सही वर्ड को सही जगह पे यूज़ करना है। फिफ्थ में और सिक्स्थ में यही कहानी है, समझ में आ गया ना। एक में पर्सनल आएगा सिंगल वाला, सिंगल एन वाला, एक में डबल एन वाला। तो सही तरीके से मीनिंग को खोजो और 5वें और 6वें को फिल करो। सबके आंसर्स डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे। 5 और 6 क्वेश्चंस के आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। कमेंट्स में जाकर के पढ़ा करो, है ना, आंसर्स को मैच किया करो। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर्स हैं, आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। राइटिंग, एसएससी और बैंकिंग, तीनों कोर्सेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।